दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। बिहार में जातिगत जनगणना हुई जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू वोटों को विभाजित कर देना, उन्हें अलग थलग कर देना। क्योंकि जिस प्रकार से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को और विकास को लेकर चले हैं, विपक्ष के पास उनका कोई तोड़ नहीं था। विपक्ष के पास विकास का कोई तोड़ नहीं है, विपक्ष के पास हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि हिंदुओं में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हिंदू हैं, सभी जो है इकट्ठे होकर एक मुश्त जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया, उसके बाद से जातिगत राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। और उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके बाद से चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोग जातिगत राजनीति करके ही सत्ता में अधिकतर समय तक रहे और जाति के ऊपर ही इनकी राजनीति चलती रही। विकास तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले। लेकिन 2014 के बाद हिंदू जो है जातियों के नाम पर बंटना बंद हो गए और वो एक मुश्त बीजेपी को वोट करने लगे, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो। तो जो जितने विपक्ष के नेता हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के, इनको लगा कि इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो इन्होंने नया सिगुफा छोड़ा जातिगत जनगणना का। इसमें इनका उद्देश्य है कि जो जातियां हैं उनका जातिगत अभिमान जागे और वो हिंदुत्व के नाम पे वोट करना छोड़ के जातियों पर वोट करें। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ कम हो जाएंगे, कुछ सीटें उनकी कम आ जाएंगी और जो कुछ सीटें कम होंगी उससे बड़ा खेल करने के फेर में जो है ये सभी विपक्षी पार्टियां हैं। और जो इन्होंने जातिगत जनगणना कराई है उसका जो भी रिजल्ट निकल के आया है उसमें यादव 14% है, मुस्लिम 17% है और कुर्मी 3% है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा? क्या केवल जातिगत जनगणना करा लेने से हिंदू जातियों में टूट जाएगा? क्या फिर से वही दौर लौट आएगा 90 के दशक का, जब जातियां एक तरफ हो गई थी और एक तरफा ये लालू यादव जैसे और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता जो उभरे थे? क्या वैसा कुछ होगा? वैसा तो मुझे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही वैसी भावनाएं इस समय लग रही हैं। और इन्होंने जातिगत जनगणना तो करा ली है, तो इसके आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे कि जो जातिगत भावनाएं हैं और उभरे? तो क्या ये रिजर्वेशन देने की बात करेंगे? क्या ये रिजर्वेशन और देंगे? वो भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि 2024 में आप हमें जिताइए, उसके बाद हम ये जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसका उतना जो मिलेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ होगा, उससे पहले आप क्या, आपके पास क्या ऑप्शन है? उससे पहले तो मुझे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता कि आप कुछ रिजर्वेशन बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है। उसके बाद EWS आया था तो 10% और बढ़ा था, तो वो एक अलग क्राइटेरिया था। मतलब अभी भी यही है कि 50% या अभी 60% जो हो गया उससे अधिक नहीं हो सकता है। मतलब और तो नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो हाई कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और चुनाव से पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक ऑप्शन बनता है कि जो ऑलरेडी जो कैटेगरीज है रिजर्वेशन की उसमें आप किसी को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्रमुख बातें निकल के आई हैं कि यादव 14% है, मुस्लिम 17% है, तो इनके माध्यम से कोई लाभ होता दिख रहा है क्या विपक्ष को? क्योंकि यदि जो अभी गठबंधन हुआ है RJD और JDU का, और ये जातिगत जनगणना यदि नहीं होती तब भी इनका जो गठबंधन है मुस्लिम और यादव जो है एकमुश्त होके RJD को वोट करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम तो उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है और यादव उसको वोट करते हैं जो RJD का या फिर अपने जाति की पार्टी को देख के वोट करते हैं, तो वो उन्हें मिलता ही। और जो नीतीश कुमार जिस जाति से मुख्यमंत्री हैं, कुर्मी से, वो मात्र 3% है। तो इसका मुझे एक बैकफायर होता हुआ ये दिखाई दे रहा है, इसका डिसएडवांटेज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जो जातियां OBC में है, जो कि यादव नहीं है, उनकी वो अपनी भागीदारी की मांग कर ले तो उनको लगे कि भाई हम भी तो जनसंख्या में काफ़ी अधिक है, लेकिन हमारा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है काफ़ी समय से। तो उनके बीच में असंतोष की भावना यदि उत्पन्न हो गई, तो यदि ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं इन्होंने इस तरह से जातिगत भावनाएं भड़काने का प्रयास किया, तो इनको बैकफायर ही करेगा। क्योंकि यादव तो पहले भी RJD को वोट दे ही रहे थे, वो तो देंगे ही देंगे। लेकिन अन्य जातियां जो OBC में है, जिनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो विद्रोह कर देंगी, फिर वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2017 जैसा माहौल ना बन जाए बिहार में
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने रणनीति अपनाई थी कि यादव ठीक है समाजवादी पार्टी के साथ जाए, वो गए भी समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन यादव को छोड़ के जितने ओबीसी जातियां थी उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि जो है जिस प्रकार से अखिलेश यादव के समय में भेदभाव हुआ था गैर यादव जितने भी ओबीसी थे उनके साथ, तो उसी प्रकार का मुद्दा जो है बिहार में उठ सकता है कि यादव के तो मुख्यमंत्री बन रहे लगातार कई वर्षों से, लेकिन आप लोगों को क्या मिला। अब चूंकि जातिगत जनगणना सामने आ गई है तो ये मुद्दों की भी हवा दी जाएगी। और दूसरी रही बात, जो नीतीश कुमार है कुर्मी जाति से आते हैं, मात्र 3% के आसपास है बिहार में, लेकिन ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अन्य जातियों का इन्हें वोट मिलता है, तो बीजेपी इसका हो सकता है कि लाभ ले ले कि आपको भाई इस तरह की चीजें केवल आपको भड़काया जा रहा है, आपको दे क्या रहे हैं, रिजर्वेशन ये देंगे नहीं, केवल आपसे वोट ले रहे हैं। तो इसका मुझे बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बात को रामविलास पासवान ने भी 2015 में कहा था कि यदि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आती, क्योंकि भारत सरकार ने भी पहले एक इस प्रकार की जनगणना कराई थी लेकिन उसके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया था, तो रामविलास पासवान ने कहा था कि यदि ऐसा होता है तो सबसे अधिक जो नुकसान होगा वो लालू यादव को होगा और नीतीश कुमार को होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताता हूं कि आज ही इंडिया टीवी का सर्वे आया है, और ये जो सर्वे हुआ है बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद हुआ है। इसके आधार पर जो आंकड़े निकल के आए हैं, जो नतीजे निकल के आए हैं, उससे नीतीश की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है और नीतीश कुमार जो हैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है एज अ पीएम। जो ये सर्वे किया गया है इंडिया टीवी द्वारा, उसमें पूछा गया है कि आप किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूं। ओबीसी लोगों से पूछा गया तो ओबीसी वर्ग के लोगों ने बोला, 64% लोगों ने बोला कि वो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ओबीसी में 15% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, मात्र 3% लोग जो है नीतीश कुमार को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। जिनके दम पे उछल रहे थे नीतीश कुमार की हम जातिगत जनगणना कर देंगे तो ये हमारे पक्ष में हो जाएंगे, उसमें मात्र 3% नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को 5% देखना चाहते हैं। बात कर ले मुसलमानों की, तो मुसलमानों में मात्र 3% जो लोग हैं वो मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को 58% और नीतीश कुमार को मात्र 6%। और एससी की बात करें तो एससी में भी मोदी जी को 58% लोग देखना चाहते हैं, और जो जनरल कास्ट है उसमें 70% लोग जो है मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तो जो नीतीश कुमार का या जो विपक्षी गठबंधन का प्रयास था कि हम ऐसा करेंगे तो ओबीसी का समर्थन मोदी जी को नहीं मिलेगा, एससी का समर्थन नहीं मिलेगा, सभी अपनी अपनी जातियों को नेता को चुनेंगे, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और 90 का दशक अब लौटने वाला नहीं है, और नीतीश कुमार जिस सपने के बल पे ये सब कर रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए, कुछ तो लाभ नीतीश कुमार को होना चाहिए ना, एक कॉमन सेंस है कि कुछ तो लाभ नीतीश कुमार को होगा, तभी वो ये जो इंडिया अलायंस वगैरह है इसके लिए इतनी मेहनत करेंगे। ना तो इनको प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं उसमें मोदी के बाद जो नंबर आ रहा है राहुल गांधी का आ रहा है, और चुनाव भी लड़ेगी तो कांग्रेस लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी। ये तो केवल बिहार में इनका अस्तित्व है जदयू का, और किसी छोटे बहुत राज्य में त्रिपुरा वगैरह में थोड़ा 2-4 सीटें जीत लेते हैं तो प्रधानमंत्री ये तो बन नहीं पाएंगे और कुछ बन नहीं पाएंगे। तो ये जो इनका सपना है पूरी तरह से नीतीश कुमार का यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसका जो बैकफायर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जहां तक ये लोग बात कर रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसको मोदी जी ने ऐसे कन्वर्ट किया, ऐसे मुद्दे को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझना महत्वपूर्ण है। मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या जो है हिंदू आगे बढ़ के अपने सभी अधिकारों को ले ले, क्योंकि हिस्सेदारी तो जनसंख्या तो हिंदुओं की अधिक है, इनके जनगणना के अनुसार भी 80% से अधिक है, तो क्या हिंदू अपने अधिकारों को ले ले। और जो मुसलमान जनसंख्या में तो मात्र 17% है, लेकिन जब सरकारी स्कीम्स आती हैं, सरकारी योजनाएं कुछ भी चलती हैं, तो ये इनकी जो भागीदारी है, ये जो लाभार्थी होते हैं, ये 30 से 35% मुस्लिम ले रहे हैं। ऐसा योगी जी का भी स्टेटमेंट है, ऐसा सभी राज्यों में देखा गया है कि जनसंख्या इनकी 15 से 17% है, 18% है, लेकिन जब
सरकारी योजनाओं की लाभ लेने की बारी आती है, चाहे वो राशन लेने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत का लाभ लेने की बात हो, चाहे पीएम आवास की बात हो, तो सबसे आगे मुस्लिम मिलेंगे। 30% से अधिक जो है इनको लाभ मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि इनको उतना लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मोदी जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर अटैक किया है विपक्ष में। और मुस्लिम का एक और डेटा मैं आपको बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें जो लाभार्थी होते हैं 80% मुसलमान हैं। उसमें 80% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जब यह बात होगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो फिर मुसलमानों को फिर 17% ही मिलेगा, 15% ही मिलेगा पूरे देश में। तो ये विपक्ष वालों को सोचना चाहिए कि ये अब जो है, यदि इस तरह से आगे बढ़ेंगे जातिगत जनगणना को लेके, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे, तो मोदी फिर हिंदू मुस्लिम पे बढ़ेंगे और फिर इस तरह की बातें आएगी। फिर मोदी जी ने एक रैली में, वो तेलंगाना में एक रैली कर रहे थे जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या जो डिलिमिटेशन होता है, जो परिसीमन होता है चुनाव में, तो दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या तो पिछले काफी समय से उस तेजी से नहीं बढ़ी जैसे कि उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ी। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या घटा दी जाए? मोदी जी ने इस दबती हुई नस को छेड़ दिया है विपक्ष के। अब जो है दक्षिण भारत में भी इनको नुकसान हो सकता है, कांग्रेस वालों को, या जो भी इंडिया अलायंस है, कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या जिसकी जनसंख्या कम होगी उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसके लाभ को आप घटा देंगे? तो ये विपक्ष इससे पूरी तरह से बैकफुट पर जाएगा। और एक और मोदी जी ने एक और बात उठाई मंदिरों की, कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में और जितने भी दक्षिण के राज्य हैं, मंदिरों पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। मंदिरों में जितनी भी धन संपदा आती है उस पर इनका कब्जा है और सारा पैसा जो है ये लूट के खा जाते हैं। तमिलनाडु में हम लोगों ने कई उदाहरण देखे हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार मंदिरों पर नियंत्रण करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी कुछ अपना रही है, अपने पुजारियों को नियुक्त करना चाह रही है, पूरे पैसे वो खाना चाह रही है। लेकिन जो अन्य धर्मावलंबियों के जो धर्मस्थल हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, उसको कब अपने कब्जे मिलेगी? तो ये बात मोदी जी ने उठाई, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण ये सब बातें हैं जिससे विपक्ष जो है बैकफुट पे आएगा। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मोदी जी और एग्रेसिव होते जाएंगे और विपक्ष के पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। न उनको पूछा जाता है,
न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी जुड़े, और चैनल को यदि आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।